हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी गाइड यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 साइंस एक्सप्लोरेशन बुक के थर्ड चैप्टर टिश्यूज इन एक्शन के सारे क्वेश्चन आंसर्स को करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिए। तो चलिए आज का ये वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज डिवाइड रिपीटेडली, व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ देयर सेल्स अलाउज देम टू डू दिस। यहाँ पे आपको कहा गया है कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं ना वो अपने आप को बहुत ही रिपीटेड मैनर में डिवाइड करते हैं। तो आखिर उनके सेल्स में कौन सी प्रॉपर्टी होती है जिसके चलते वो ऐसा कर पाते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, हम चारों ऑप्शन को डिस्कस नहीं करेंगे। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड वाला, दे हैव थिन वॉल्स, डेंस साइटोप्लाज्म एंड लार्ज प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। देखिए उनके जो वॉल्स होते हैं ना वो काफी ज्यादा पतले होते हैं, उसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो थोड़ा डेंस होता है, एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि गाढ़ा होता है, एंड उनका जो न्यूक्लियस होता है वो बड़ा होता है, जिसके चलते वो ये काम को कर पाते हैं। इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन, इफ अ प्लांट इज अनेबल टू ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू रूट्स व्हिच टिश्यू इज मेल फंक्शनिंग। यहाँ पे आपको कहा गया है कि मान लीजिए एक पौधा है और उस पौधे में क्या हो रहा है ना कि खाना तो बन रहा है लीव्स में, लेकिन वो जो खाना बन रहा है, वो जो फूड बन रहा है वो रूट्स तक नहीं पहुंच पा रहा है, कोई उसको पहुंचा नहीं पा रहा है। तो यहाँ पे कौन सा टिश्यू जो है मेल फंक्शनिंग है, यानी कहने का मतलब है कि कौन सा टिश्यू सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं जाइलम, फाइलम, एपिडर्मिस और चौथा है स्क्लेरेन्काइमा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज फाइलम। इसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन में बोला गया है, व्हाई आर द एपिथेलियल टिश्यूज दैट लाइन इन एनिमल्स इंटरनल ऑर्गन्स यूजुअली ओनली वन और अ फ्यू सेल्स थिक। यहाँ पे आपको कहा गया है कि जो एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं जो किसी भी एनिमल के इंटरनल ऑर्गन्स की लाइनिंग को तैयार करते हैं, ओके, तो वो जो टिश्यूज होते हैं वो एक दो सेल्स के ही थिकनेस में क्यों होते हैं, उनका जो थिकनेस है वो एक दो सेल्स का ही क्यों होता है, ये आपको यहाँ पे बोला गया है। तो ऑप्शंस देखिए, टू स्टोर फूड इफिशिएंटली, टू प्रोवाइड मैक्सिमम स्ट्रेंथ, टू अलाउ क्विक एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स अक्रॉस देम और चौथा है टू रिड्यूस फ्रिक्शन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, टू अलाउ क्विक एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स अक्रॉस देम। इसके बाद देखिए फोर्थ क्वेश्चन, इसमें बोला गया है यू कैन परफॉर्म दिस टू जंप्स फिगर 3.21। देखिए यहाँ पे फिगर 3.21 में आपको दो तरह के जंप्स दिखाए गए हैं, ओके, आप इन दो जंप्स को परफॉर्म कर सकते हो, ऐसा आपको कहा गया है। पहला है स्ट्रेट लेग जंप, इसमें आपको क्या करना है, अपने नीज और एंकल को बिल्कुल जो है ना आपको कड़ा रखना है, ऐसा आपको कहा गया है। और नॉर्मल जंप में आपको क्या करना है कि आप अपने नीज और एंकल्स को बेंड कर सकते हो। ये आपको दो जंप्स यहाँ पे परफॉर्म करने को कहा गया है। हाउ डिड योर एंकल, नी एंड हिप पोजिशंस डिफर बिटवीन द टू जंप्स। तो यहाँ पे आपको कहा गया है कि जब आप इन दोनों जंप्स को परफॉर्म कर रहे हो उस टाइम पे इन दोनों जंप्स के बीच में आपके एंकल, नी और हिप का जो पोजीशन है वो कैसे अलग अलग होता है, ये आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन बहुत अच्छा दिया गया है, इसके आंसर को आप लोग थोड़ा अच्छे से लिखिएगा, मैंने डिटेल में आंसर देने की कोशिश की है। सो आंसर में लिखेंगे, इन द टू टाइप्स ऑफ जंप्स द पोजीशन ऑफ एंकल, नी एंड हिप आर डिफरेंट। देखिए जब दो तरह के जंप्स किए जाएंगे तो एंकल का, नी का और हिप का जो पोजीशन होगा वो अलग अलग होगा। पहला क्या है, स्ट्रेट लेग जंप, इसमें जो एंकल होगा ना वो लगभग स्ट्रेट रहेगा, बहुत ही कम बेंडिंग देखने को मिलेगी। दूसरा है नी डज नॉट बेंड एंड स्टे स्टिफ। देखिए नी भी इसमें जो है ना बिल्कुल भी बेंड नहीं करेगा एंड बिल्कुल कड़ा रहेगा। हिप स्लाइट मूवमेंट बट मोस्टली स्ट्रेट, इस केस में हिप के साथ क्या होगा, हिप के साथ हल्का सा मूवमेंट होगा लेकिन मोस्टली ये स्ट्रेट ही रहेगा, ओके। इन दिस जंप द बॉडी इज रिजिड सो लेस फोर्स इज प्रोड्यूस्ड। चूंकि इस जंप में जो बॉडी है वो रिजिड रहता है तो जो फोर्स है ना वो काफी ज्यादा कम होता है, फोर्स जो प्रोड्यूस होता है वो काफी ज्यादा कम होता है। इसके बाद नॉर्मल जंप में क्या क्या लिखेंगे वो देखिए, एंकल में हम लोग लिखेंगे बेंड्स फ्लेक्सेस बिफोर पुशिंग ऑफ, नी में लिखेंगे बेंड्स डीपली एंड देन स्ट्रेटन्स, हिप में लिखेंगे बेंड्स व्हाइल लोअरिंग द बॉडी एंड स्ट्रेटन्स ड्यूरिंग द जंप। इन दिस जंप जॉइंट्स बेंड एंड देन एक्सटेंड हेल्पिंग टू प्रोड्यूस मोर फोर्स एंड बेटर मूवमेंट। इस जंप में क्या होगा, जो जॉइंट्स होंगे ना वो बेंड होंगे एंड अपने आप को एक्सटेंड करेंगे, जिसके चलते ज्यादा से ज्यादा फोर्स प्रोड्यूस होगा एंड मूवमेंट काफी अच्छा होगा। कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, इन अ नॉर्मल जंप द एंकल, नी एंड हिप शो प्रॉपर बेंडिंग एंड स्ट्रेटनिंग। देखिए नॉर्मल जंप में क्या होगा, जो एंकल होगा, जो नी होगा और जो हिप होगा उसमें बेंडिंग और स्ट्रेटनिंग काफी अच्छे से होगा। वहीं पे जब स्ट्रेट लेग जंप होगा उस टाइम पे वो बिल्कुल कड़े रहेंगे एंड जंप को लेस इफेक्टिव बनाएंगे। तो ये कंक्लूजन बच्चों आप लोग लिख सकते हैं। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ जॉइंट इज इन्वॉल्व व्हेन यू बेंड योर नीज एंड एंकल्स। यहाँ पे आपको कहा गया है कि किस टाइप का जो जॉइंट है ना वो इन्वॉल्व होता है जब आप अपनी नीज को, एंकल्स को बेंड करते हो, तो वहाँ पे कौन सा जॉइंट होता है। तो तीन ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, बॉल एंड सॉकेट, दूसरा है हिंग और तीसरा है पाइवट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, हिंग। एक्सप्लेनेशन क्या है वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है, हिंग जॉइंट्स अलाउ मूवमेंट इन वन डायरेक्शन बैक एंड फोर्थ जस्ट लाइक अ डोर हिंग। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो हिंग जॉइंट्स होते हैं ना वो एक डायरेक्शन में मूवमेंट को अलाउ
करते हैं। जैसे कि एक डोर का हिंग होता है वो कैसे करता है, ठीक उसी प्रकार से नीज एंड एंकल्स मेनली शो दिस टाइप ऑफ मूवमेंट। और जो नीज होते हैं, घुटने होते हैं, और जो एंकल होता है वो दोनों जो है ना इस टाइप की मूवमेंट को शो करते हैं। इसके बाद 6th क्वेश्चन है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस A, B, C एंड D चूज द करेक्ट ऑप्शन एज गिवन बिलो। यहाँ पे देखिए चारों क्वेश्चन जो भी आपको दिए हुए हैं ना वो असर्शन रीजन के दिए गए हैं। A, B, C, D इस प्रकार से आपको 4 असर्शन रीजन के क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। असर्शन रीजन के बारे में आप इतना तो जानते होंगे कि जो असर्शन रीजन के क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको 2 स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं एंड उन दोनों स्टेटमेंट्स में क्या होता है, आपको एक असर्शन कहा जाता है एंड एक रीजन कहा जाता है। सबसे पहला ऑप्शन वो होता है जिसमें आपको कहा जाता है कि दोनों सही है एंड रीजन जो है वो असर्शन को एक्सप्लेन कर ले रहा है। दूसरे ऑप्शन में कहा जाता है कि दोनों सही तो है लेकिन जो रीजन है ना वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। तीसरे में कहा जाता है कि असर्शन सही है लेकिन रीजन गलत है, और चौथे में कहा जाता है कि असर्शन गलत है लेकिन रीजन सही है। ये 4 ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं। ध्यान ये देना है कि आपको दोनों स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। सबसे पहले देखिए फर्स्ट में आपको दिया गया है असर्शन, एपिथेलियम इज वेल सूटेड फॉर गैस एक्सचेंज इन द लंग्स। ये आपको असर्शन में दिया गया है। रीजन में दिया गया है, इट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल लेयर्स ऑफ टॉल सेल्स दैट स्लो डाउन डिफ्यूजन। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या बोला गया है, पहले असर्शन में आपको बोला गया है कि एपिथेलियम जो है ना वो वेल सूटेड है, काफी अच्छा है गैस के एक्सचेंज के लिए, हमारे लंग्स में गैस के एक्सचेंज के लिए काफी अच्छा है। कौन अच्छा है, एपिथेलियम। ये आपको असर्शन में बोला गया है। अब अगर आप लोगों ने चैप्टर को पढ़ा होगा तो आप डायरेक्ट बोलोगे यहाँ पे जो असर्शन दिया गया है ना वो बिल्कुल सही है, यानी कि असर्शन यहाँ पे कैसा हो गया, असर्शन यहाँ पे हो गया ट्रू। ओके, इसके बाद रीजन पढ़ते हैं। रीजन में क्या बोला गया है, रीजन में बोला गया है इट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल लेयर्स ऑफ टॉल सेल्स दैट स्लो डाउन डिफ्यूजन। अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में, वहां पे हम लोगों ने क्या जाना था, वहां पे हम लोग ये जाने थे कि वहां पे ना बहुत मोटा थिकनेस नहीं होता है सेल्स का, यानी कि 1-2 सेल्स का ही वहां पे थिकनेस देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखिए ये बात तो बिल्कुल गलत हो गई। यहाँ पे कह दिया जा रहा है मल्टीपल लेयर्स, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, रीजन यहाँ पे गलत हो गया और असर्शन यहाँ पे सही हो गया। और मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जब भी रीजन गलत होता है असर्शन सही होता है तो जो आंसर आता है वो क्या आता है, वो आता है ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन भी लिख दिया है तो वो आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं। क्या लिखा गया है, लंग एपिथेलियम इज थिन सिंगल लेयर टू अलाउ फास्ट डिफ्यूजन नॉट मल्टीपल लेयर्स। जो लंग एपिथेलियम होता है वो पतला होता है, सिंगल लेयर का होता है और बहुत ही तेजी से डिफ्यूजन को अलाउ करता है, वो मल्टीपल लेयर्स का नहीं होता है। इसके बाद चलिए बी में बोला गया है असर्शन में कार्डियक मसल्स कैन कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टिन्यूअसली विदाउट फटीग। यहाँ पे आपको कहा गया कि जो कार्डियक मसल्स होते हैं ना वो कॉन्टिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं बिना फटीग के, यानी कि बिना थके हुए वो लगातार कॉन्ट्रैक्ट करते रहते हैं। ये आपको कार्डियक मसल का एक यहाँ पे प्रॉपर्टी बताया गया है असर्शन में, जो कि बिल्कुल सही भी है। मतलब यहाँ पे फिर से क्या हुआ, फिर से यहाँ पे जो असर्शन है वो कैसा हो गया, फिर से जो असर्शन है वो यहाँ पे सही हो गया। रीजन में कहा गया है कार्डियक मसल सेल्स हैव अ हाई नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड एन अबंडेंट ब्लड सप्लाई। यहाँ पे आपको कहा गया है कि जो कार्डियक मसल के सेल्स होते हैं ना उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया बहुत भारी मात्रा में होता है एंड ब्लड सप्लाई भी बहुत ज्यादा होता है। ये आपको यहाँ पे रीजन में कहा गया है। तो देखिए यहाँ पे जो असर्शन था वो भी सही है एंड जो रीजन आपको दिया गया है ना वो भी सही है। मतलब यहाँ पे दोनों सही है और जो रीजन है वो असर्शन को एक्सप्लेन भी कर ले रहा है कि आखिर कार्डियक मसल जो है वो लगातार कैसे कॉन्ट्रैक्ट करता है बिना थके हुए। इसका मतलब इसका जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए आंसर में लिखेंगे करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही है। एक्सप्लेनेशन भी मैंने यहाँ पे दे दिया है, मोर माइटोकॉन्ड्रिया एंड गुड ब्लड सप्लाई प्रोवाइड कंटीन्यूअस एनर्जी अलाउइंग द हार्ट टू वर्क विदाउट फैटिग। देखिए जब ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होता है एंड अच्छा ब्लड सप्लाई होता है तो कंटीन्यूअस एनर्जी मिलते रहता है, जिसके चलते हार्ट जो है ना वो बिना थके हुए लगातार काम करते चला जाता है। इसके बाद चलिए सी में कहा गया है असर्शन में टेंडन्स कनेक्ट बोन टू बोन एंड अलाउ जॉइंट मूवमेंट। यहाँ पे आपको कहा गया कि जो टेंडन्स होते हैं वो बोन को बोन से कनेक्ट करते हैं एंड जॉइंट मूवमेंट को अलाउ करते हैं। देखिए ये बात यहाँ पे बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि जो टेंडन्स होते हैं ना वो मसल को बोन से कनेक्ट करते ना कि बोन को बोन से। इसका मतलब क्या हुआ कि असर्शन यहाँ पे गलत है, और जब असर्शन गलत होता है तो आंसर क्या आता है, आंसर आता है ऑप्शन नंबर 4। तो यहाँ पे देखिए आंसर में लिखेंगे करेक्ट ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही है। एक्सप्लेनेशन क्या है, टेंडन्स कनेक्ट मसल टू बोन। जो टेंडन्स होते हैं उनका काम होता है मसल को बोन से कनेक्ट करना, बोन को बोन से कनेक्ट करना नहीं। डी में बोला गया असर्शन में इन अ हिंग जॉइंट मूवमेंट ऑकर्स प्राइमरली इन वन प्लेन। यहाँ पे आपको कहा गया है कि हिंग जॉइंट पे जो मूवमेंट होता है ना वो मेनली एक ही प्लेन में होता है। ये आपको असर्शन में कहा गया है। रीजन में कहा गया है द बोन एंड्स आर शेप्ड टू अलाउ स्लाइडिंग इन ऑल डायरेक्शंस। यहाँ पे आपको बोला गया है कि बोन का जो एंडिंग होता है ना वो इस टाइप का होता है कि वो सभी डायरेक्शन में स्लाइड कर सकता है। इसका मतलब देखिए पहले ऊपर में आपको ये कहा जाता है कि सिर्फ एक ही प्लेन में होता है और बाद में कहा जाता है कि सारे डायरेक्शंस में होता है। इसका मतलब सही कौन सा होगा, सही होगा असर्शन। असर्शन यहाँ पे सही है कि एक ही प्लेन में मेनली मूवमेंट हो पाता है, और जो रीजन आपको दिया गया है सारे डायरेक्शंस वाला वो बिल्कुल गलत है। यानी इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन
ऑप्शन नंबर 3। एक्सप्लेनेशन क्या है, हिंज जॉइंट अलाउज मूवमेंट इन ओनली वन डायरेक्शन नॉट ऑल डायरेक्शन। देखिए जो हिंज जॉइंट्स है ना वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट को अलाउ करते हैं, सारे डायरेक्शंस में अलाउ नहीं करते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, 7th क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 7th क्वेश्चन ना बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले आपको ग्राफ का प्लॉटिंग करना है एंड उसके बाद आपको 3-4 क्वेश्चंस भी इसके अंदर दिए गए हैं, तो ध्यान से इसको समझिएगा, क्या बोला गया है वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए 7th क्वेश्चन में बोला गया है, प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन द एज ऑफ अ ट्री इन ईयर्स ऑन द एक्स एक्सिस एंड द डायमीटर ऑफ ट्री इन सेंटीमीटर along with the number of annual rings formed over time on y axis using the data given in table 3.7। यहाँ पे आपको बोला गया है कि आपको एक ग्राफ प्लॉट करना है, और ग्राफ किस चीज के बीच में प्लॉट करना है, तो देखिए आपको एक्स एक्सिस में क्या रखना है, एज ऑफ अ ट्री, आपको जो है ना ईयर्स में एज ऑफ ट्री का एज रखना है, ओके। एंड वाई एक्सिस में आपको क्या रखना है, तो वाई एक्सिस के लिए आपको बोला गया है डायमीटर ऑफ द ट्री इन सेंटीमीटर, आपको ट्री का डायमीटर रखना है सेंटीमीटर में। उसके साथ साथ जो एनुअल रिंग्स फॉर्म होंगे समय के साथ वो भी आपको कहाँ रखना है, वाई एक्सिस में ही रखना है। और डेटा आप कहाँ से इस्तेमाल करोगे, तो डेटा आप टेबल 3.7 से इस्तेमाल कर सकते हो। और यहाँ पे देखिए ये आपको यहाँ पे टेबल दिया हुआ है। अब इसके बेसिस पे आपको क्या करना है, इसके बेसिस पे सबसे पहले आपको एक ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ग्राफ मैंने यहाँ बनाया हुआ है। इस टाइप का ग्राफ बच्चों आप लोग बना सकते हैं, ये आपको इस टाइप का ग्राफ बना लेना है, ऐसा ही ग्राफ इसका बनाओगे। अगर आप चाहो तो आप अपने हिसाब से भी एडजस्ट करके ग्राफ बना सकते हो, मैंने यहाँ पे ऐसा ग्राफ आप लोगों को दिखाया है। चलिए इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन में बोला गया है, एनालाइज द ग्राफ इन टर्म्स ऑफ द डायमीटर ऑफ द स्टेम ओवर टाइम एंड शेयर द इंटरप्रिटेशन। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जो है ना ग्राफ का एनालिसिस करने को कहा गया है। सो आंसर में लिखेंगे एनालिसिस ऑफ द ग्राफ डायमीटर वर्सेस एज। एज द एज ऑफ टिक ट्री इंक्रीजेस द डायमीटर ऑफ द स्टेम आल्सो इंक्रीजेस। देखिए जैसे जैसे टिक ट्री का जो एज है वो इंक्रीज कर रहा है, यानी कि बढ़ रहा है, वैसे वैसे ही स्टेम का जो डायमीटर है ना वो भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे, फ्रॉम 5 to 10 years इंक्रीज इज स्लो 4 सेंटीमीटर टू 8 सेंटीमीटर। देखिए शुरुआत में यानी कि 5 से 10 साल के लिए जब उसका एज थोड़ा सा कम है, उस टाइम पे जो इंक्रीज यानी कि डायमीटर में जो इंक्रीज हो रहा है वो धीरे धीरे हो रहा है, 4 से सिर्फ 8 सेंटीमीटर तक का ही इंक्रीज हुआ है, ओके। इसके बाद सेकंड पॉइंट, फ्रॉम 10 to 20 years इंक्रीज बिकम्स फास्टर 8 सेंटीमीटर टू 24 सेंटीमीटर। देखिए 10 से 20 साल तक के बीच में क्या हो रहा है, जो इंक्रीज है, जो बढ़ोतरी है वो बहुत ही तेजी से हो रहा है। देखिए 8 सेंटीमीटर से 24 सेंटीमीटर तक का इंक्रीज हो गया है, ओके, यानी कि 3 गुना इंक्रीज यहाँ पे हो गया है। आफ्टर दैट द ग्रोथ कंटिन्यूज एट अ मोर स्टेडी रेट अप टू 40 सेंटीमीटर एट 40 ईयर्स। यहाँ पे आपको बोला गया है इसके बाद क्या होता है, ग्रोथ जो है वो और भी तेजी से होते चला जाता है, और लगभग 40 साल के बाद जो डायमीटर है वो 40 सेंटीमीटर तक पहुंच जाता है। अब इसका इंटरप्रिटेशन क्या है वो देखिए, द ट्री शोज कंटिन्यूअस ग्रोथ इन थिकनेस ओवर टाइम बट द रेट ऑफ ग्रोथ वेरीज एट डिफरेंट स्टेजेस। यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं कि जो ट्री है ना वो कंटिन्यूअस ग्रोथ दिखा रहा है, लगातार बड़ा होते चला जा रहा है, उसका थिकनेस जो है वो समय के साथ बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या है, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि जो रेट ऑफ ग्रोथ है, यानी कि जितनी तेजी से वो बढ़ रहा है वो समय के साथ जो है अलग अलग हो रहा है, यानी कि समय के साथ उसमें बदलाव देखने को मिल रहा है जिस रेट से उसका थिकनेस बढ़ रहा है। तो वो चीज आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद इसी में देखिए सेकंड, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द डायमीटर ऑफ टिक ट्री टू एनुअल रिंग्स फॉर्म्ड। यहाँ पे आपको बोला गया है कि टिक ट्री का जो डायमीटर है उसका क्या रिलेशन है एनुअल रिंग से, जो एनुअल रिंग्स का फॉर्मेशन हो रहा है उससे उसका क्या रिलेशन है ये आपको यहाँ पे बताना है। सो आंसर में लिखेंगे रिलेशन बिटवीन डायमीटर एंड द एनुअल रिंग्स, यानी कि डायमीटर और एनुअल रिंग्स में क्या रिलेशन है वो देखिए। देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन डायमीटर एंड नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स। एज द नंबर of annual rings increases, diameter also increases। देखिए जैसे जैसे नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स इंक्रीज कर रहा है यानी कि बढ़ रहा है, वैसे वैसे जो डायमीटर है ना वो भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ईच एनुअल रिंग रिप्रेजेंट 1 ईयर ऑफ ग्रोथ, और हर एक एनुअल रिंग जो है ना यहाँ पे क्या दिखा रहा है, हर एक एनुअल रिंग यहाँ पे 1 साल का ग्रोथ दिखा रहा है। कंक्लूजन क्या है, मोर एनुअल रिंग्स मीन एन ओल्डर ट्री एंड ग्रेटर डायमीटर। जितना ज्यादा एनुअल रिंग्स होगा इसका मतलब ये होगा कि वो ट्री जो है वो उतना ज्यादा ओल्डर है एंड उतने बड़े डायमीटर का ट्री है। इसके बाद इसी में थर्ड देखिए, विच स्पेशलाइज्ड टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द गर्थ ऑफ द स्टेम एंड वेयर इज इट लोकेटेड। यहाँ पे आपको बोला गया है कि कौन सा स्पेशलाइज्ड टिश्यू जो है वो स्टेम के गर्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल है एंड वो कहाँ पर लोकेटेड है। गर्थ का मतलब यहाँ पे आप सर्कमफेरेंस समझ सकते हैं कि जो पेड़ का सर्कमफेरेंस है ना उससे कौन सा टिश्यू रिलेटेड है, कौन सा टिश्यू उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो आंसर में लिखेंगे द इंक्रीज इन गर्थ ऑफ द स्टेम इज ड्यू टू द लेटरल मेरिस्टम व्हिच कंसिस्ट ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स अरेंज्ड इन अ रिंग।
देखिए स्टेम का जो सर्कमफेरेंस है उसमें जो इंक्रीज हो रहा है ना वो लेटरल मेरिस्टम के चलते हो रहा है। किसके चलते हो रहा है? लेटरल मेरिस्टम के चलते। यही वो स्पेशलाइज्ड टिश्यू है जिसमें एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स मौजूद होते हैं और एक रिंग में अरेंज होते हैं, जिसके चलते जो गर्थ है वो बढ़ता चला जाता है। ओके, तो यहाँ पे 7th क्वेश्चन आपका पूरा होता है। इसके अंदर 3 क्वेश्चन आपको दिए गए थे एंड एक आपको ग्राफ प्लॉट करना था। अब आते हैं 8th क्वेश्चन पे। इसके बाद देखिए 8th क्वेश्चन में बोला गया है इन अ फॉरेस्ट इट वाज ऑब्जर्व दैट वन ऑफ द ट्रीज वाज सीवरली debarked by an elephant to meet its food requirements as the bark is a rich source of nutrients. Figure 3.22 based on your learning answer the following। यहाँ पे आपको बोला गया है कि एक जंगल में ऐसा देखा जाता है कि किसी एक पेड़ का जो छाल है ना वो पूरी तरह से उतार दिया जाता है एक हाथी के द्वारा। अब हाथी ने आखिर वो छाल उतारा क्यों? खाने के लिए, क्योंकि वो जो छाल होता है उसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, इसीलिए वो उस पूरे छाल को उतार करके खा जाता है, डिबार्क कर देता है पूरे ट्री को। बेस्ड ऑन योर लर्निंग आंसर द फॉलोइंग। कुछ क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, इनका आंसर कर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है विच फंक्शंस ऑफ द ट्री इज आर हैम्पर्ड बाय डिबार्किंग, यानी कि डिबार्किंग की वजह से कौन कौन से जो फंक्शंस होंगे पेड़ के वो हैम्पर हो जाएंगे, किसमें किसमें प्रभाव पड़ेगा। सो आंसर में लिखेंगे डिबार्किंग रिमूव्स द बार्क व्हिच कंटेन्स फ्लोएम टिश्यू। देखिए डिबार्किंग की वजह से क्या होता है कि जो बार्क है ना वो पूरी तरह से हट जाता है जिसमें फ्लोएम टिश्यूज होते हैं। सो द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज हैम्पर्ड। तो सबसे बड़ा प्रभाव क्या पड़ेगा? सबसे बड़ा प्रभाव पड़ेगा फूड के ट्रांसपोर्ट पे। देखिए क्या होता है कि लीव्स में जो खाना बनता है वो प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचाना होता है, तो अगर फ्लोएम टिश्यूज ही रिमूव हो जाएंगे तो उसके चलते खाना जो है वो प्लांट के अलग अलग पार्ट्स तक नहीं पहुंच पाएगा। इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन विच प्लांट टिश्यू वुड बी अफेक्टेड बाय फर्दर डैमेज टू द ट्री ट्रंक इवन आफ्टर डिबार्किंग। यहाँ पे आपको बोला गया है कि कौन से प्लांट टिश्यू पे और भी प्रभाव पड़ेगा जब ट्री का ट्रंक जो है इसके बाद भी और डैमेज होते चला जाए। सो आंसर में लिखेंगे इफ द डैमेज गोज डीपर द जाइलम टिश्यू वुड बी अफेक्टेड। देखिए अगर जो डैमेज है ना वो और भी ज्यादा होता है तो जो जाइलम टिश्यूज है उन पे और ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। इसके बाद इसी में थर्ड क्वेश्चन में बोला गया है विच फंक्शन ऑफ द ट्री वुड बी हैम्पर्ड इफ द टिश्यूज बीनीथ द बार्क वर सीवरली डैमेज। यानी कहने का मतलब है कि अगर आगे और भी ज्यादा डैमेज होता है तो किस फंक्शन पे प्रभाव पड़ेगा। सो आंसर में लिखेंगे इफ टिश्यूज लाइक जाइलम आर डैमेज देन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू लीव्स विल बी अफेक्टेड। यहाँ पे क्या लिखा गया है? अगर जाइलम जैसे टिश्यूज में नुकसान होता है तो उसकी वजह से वाटर एंड मिनरल का जो ट्रांसपोर्ट है जो रूट से लीव्स की तरफ होता है उसमें काफी ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। इसके चलते जो पेड़ है वो मर भी सकता है। ओके, इसके बाद देखिए फोर्थ में बोला गया है व्हाट अजम्पशंस आर यू मेकिंग टू आंसर द क्वेश्चंस अबव। यहाँ पे आपको बोला गया है कि ऊपर वाले क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए आप कौन कौन सा अजम्पशंस ले रहे हैं, क्या क्या अजम्पशंस आप अपनी तरफ से बना रहे हैं। How would the answer change if your assumptions are also changed? यानी कि अगर आपके assumptions चेंज हो जाएंगे तो किस प्रकार से जो आंसर है वो भी चेंज हो जाएंगे। सो आंसर में लिखेंगे assumptions made। पहला bark contains phloem tissue। सबसे पहला assumption हम लोग ये बना करके चल रहे हैं कि bark में phloem tissues होते हैं। उसके बाद दूसरा damage is severe enough to affect inner tissues। इतना ज्यादा डैमेज हुआ है कि अंदर के टिश्यूज पर भी प्रभाव पड़ा है। तीसरा assumption क्या है? The tree depends on normal transport systems for survival। और हम लोग ये भी मान करके चल रहे हैं कि जो ट्री है ना वो नॉर्मल ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर ही डिपेंडेंट होता है अपने सर्वाइवल के लिए। आप देखिए इफ assumptions चेंज, अगर assumptions को चेंज कर दिया जाए, इफ डैमेज इज नॉट सीवर द ट्री मे सर्वाइव एंड फंक्शंस मे नॉट बी ग्रेटली अफेक्टेड। अब मान लीजिए डैमेज जो है उतना ज्यादा नहीं होता है तो ट्री जो है वो जिंदा रह भी सकता है और जो फंक्शंस होंगे ना उसके हो सकता है कि उन फंक्शंस में उतना ज्यादा प्रभाव नहीं पड़े। अगर assumptions चेंज होंगे तो ये सारी चीजें हो सकती है। दूसरा इफ ओनली आउटर बार्क इज रिमूव्ड एंड इनर टिश्यूज रिमेन सेफ देन वाटर ट्रांसपोर्ट मे कंटिन्यू नॉर्मली। यहाँ पे ये लिखा गया है कि मान लीजिए अगर सिर्फ और सिर्फ आउटर बार्क ही रिमूव होता है, अंदर के जो टिश्यूज है वो बिल्कुल सेफ रहते हैं, वो बिल्कुल सुरक्षित रहते हैं, तो जो वाटर ट्रांसपोर्ट होगा जो जाइलम के थ्रू हो रहा है वो नॉर्मली होता रहेगा, उसमें किसी प्रकार का कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीजें आप लोग इसमें लिख सकते हैं बच्चों। ये भी क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था, इसके अंदर टोटल आपको 4 क्वेश्चन दिए गए थे। तो यहाँ पे आके बच्चों आपका 8th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। 9th क्वेश्चन है आम्रपाली ऑब्जर्व दैट अ यंग मैंगो सैपलिंग स्टेम बेंड्स फ्लेक्सिबली ड्यूरिंग मानसून विंड्स एंड डज नॉट ब्रेक। यहाँ पे आपको कहा गया है कि आम्रपाली ने देखा कि एक छोटा सा आम का जो पौधा है ना जब मानसून विंड चल रही होती है यानी कि जब मानसून हवाएं चल रही होती है उस टाइम पे पौधे की जो डालियां हैं वो हवाओं के चलते सिर्फ मुड़ती है, बहुत ही फ्लेक्सिबली मुड़ती है लेकिन टूटती नहीं है, ऐसा आपको यहाँ पे कहा गया है। विच टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फ्लेक्सिबिलिटी। तो आखिर इस फ्लेक्सिबिलिटी के लिए कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है, किस टिश्यू की वजह से वो जो डाली है वो इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबल है, ये आपको यहाँ पे पूछा गया है। प्रिडिक्ट एंड प्रोवाइड योर एक्सप्लेनेशन ऑफ द इम्पैक्ट इफ द
एग्जिस्टिंग टिश्यू वाज रिप्लेस्ड बाय स्क्लेरेन्काइमा। देखिए यहाँ पे ना आपको पहले तो ये पूछा गया है कि कौन सा टिश्यू इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंड आगे आपको ये कहा गया है कि मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो भी टिश्यू यहाँ पे प्रेजेंट होगा उस टिश्यू को अगर हम लोग क्या करेंगे स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू से रिप्लेस कर देंगे तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा ना, वो आपको यहाँ पे बताना है। तो चलिए आंसर देखते हैं। आंसर में हम लोग सबसे पहले ये बताएंगे कि कौन सा वहां पे टिश्यू ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो आंसर में लिखेंगे द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द यंग मैंगो सैपलिंग इज ड्यू टू कोलेनकाइमा टिश्यू। देखिए जो यंग मैंगो सैपलिंग है कि छोटा सा जो पौधा है आम का, उसका जो फ्लेक्सिबिलिटी है ना वो कोलेनकाइमा टिश्यू की वजह से है। सबसे पहले हम लोग ये लिख देंगे। अब इसके पीछे का एक्सप्लेनेशन क्या देंगे वो ध्यान से समझिएगा। कोलेनकाइमा सेल्स हैव अनइवनली थिकन्ड सेल वॉल्स एंड आर लिविंग सेल्स। दे प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एंड मैकेनिकल सपोर्ट अलाउइंग द स्टेम टू बेंड इन स्ट्रॉन्ग विंड्स विदाउट ब्रेकिंग। देखिए जो कोलेनकाइमा सेल्स होते हैं उसमें क्या होता है कि उन सेल्स का जो सेल वॉल होता है ना वो अनइवनली थिकन्ड होता है। यानी कहने का मतलब है कि पूरे समान रूप से मोटा नहीं होता है, कहीं पे मोटा होता है कहीं पे पतला होता है। एंड उसमें जो भी सेल्स होते हैं वो लिविंग सेल्स होते हैं, यानी कि जिंदा सेल्स होते हैं, मरे हुए सेल्स नहीं होते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि स्टेम को जो है ना फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं एंड मैकेनिकल सपोर्ट भी देते हैं, ताकि वो स्ट्रॉन्ग विंड्स में सिर्फ और सिर्फ मुड़े, टूटे नहीं। यानी कि बिना टूटे उसको मुड़ने के लिए कौन अलाउ करते हैं, यही कोलेनकाइमा सेल्स अलाउ करते हैं। तो वो चीज हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। आगे देखिए, इफ कोलेनकाइमा इज रिप्लेस्ड बाय स्क्लेरेन्काइमा। मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, कोलेनकाइमा को स्क्लेरेन्काइमा से रिप्लेस कर देते हैं तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा। स्क्लेरेन्काइमा सेल्स आर डेड, थिक वॉल्ड एंड रिजिड। देखिए स्क्लेरेन्काइमा के जो भी सेल्स होते हैं ना वो डेड होते हैं, यानी कि मरे हुए होते हैं। उनके जो वॉल होते हैं वो थोड़े ज्यादा मोटे होते हैं एंड बहुत ज्यादा कड़े होते हैं। अगर कोलेनकाइमा को क्या किया जाए, स्क्लेरेन्काइमा से रिप्लेस कर दिया जाए तो ये तीन चीजें हो सकती है। पहला, द स्टेम वुड बिकम हार्ड एंड स्टिफ। देखिए जो स्टेम होगा ना वो काफी ज्यादा हार्ड हो जाएगा, कड़ा हो जाएगा, जिससे क्या होगा, जिससे जैसे वो मुड़ेगा वो टूट सकता है। इट वुड लूज फ्लेक्सिबिलिटी, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो बिल्कुल गायब हो जाएगी। द सैपलिंग वुड बी मोर लाइकली टू ब्रेक ड्यूरिंग स्ट्रॉन्ग विंड्स। और सबसे बड़ी चीज क्या होगी कि जो सैपलिंग होगा वो अब उतने तेज हवाओं को झेल नहीं पाएगा एंड मोस्ट लाइकली वो टूट जाएगा। संभवतः जो है वो टूट जाएगा, वो क्योंकि वो फ्लेक्सिबल ही नहीं रहेगा तो मोस्ट प्रोबेबली वो टूट सकता है। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद देखिए 10th क्वेश्चन में बोला गया है, सोहन डिजाइन्ड एन एक्सपेरिमेंट फॉर द रीजनरेशन ऑफ शुगर केन वेयर ही यूज्ड कटिंग्स टू ग्रो शुगर केन। ही यूज्ड टू टाइप्स ऑफ कटिंग्स, टाइप ए एंड टाइप बी। Figure 3.23. After a few weeks, type B cuttings sprouted and developed into sugarcane plants, whereas the type A cuttings did not sprout. यहाँ पे आपको कहा गया है कि सोहन जो है ना एक एक्सपेरिमेंट तैयार करता है जिसमें वो क्या करता है, जिसमें वो शुगर केन का रीजनरेशन देखना चाहता है। ओके, जहाँ पर वो क्या करता है, वो शुगर केन के कटिंग्स को यूज करता है ताकि शुगर केन को ग्रो किया जा सके। इसमें वो दो टाइप की कटिंग्स का यूज करता है, पहला है टाइप ए एंड दूसरा है टाइप बी। आप लोग यहाँ पे फिगर में भी देख सकते हैं, फिगर 3.23 में आप लोग इसको आराम से देख सकते हैं। आफ्टर अ फ्यू वीक्स टाइप बी कटिंग्स स्प्राउटेड एंड डेवलप्ड इनटू शुगरकेन प्लांट्स व्हेयरएज द टाइप ए कटिंग्स डिड नॉट स्प्राउट। आगे आपको ये कहा गया है कि कुछ सप्ताह के बाद क्या होता है, जो टाइप बी कटिंग है वो अंकुरित हो जाते हैं एंड वो शुगरकेन प्लांट्स के रूप में डेवलप कर जाते हैं। वहीं पे जो टाइप ए कटिंग था वो बिल्कुल भी अंकुरित नहीं होते हैं, वो जैसे के तैसे ही रहते हैं। तो इसमें क्वेश्चंस क्या क्या है वो देखिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है इसमें, व्हाई वर द टाइप बी कटिंग्स एबल टू ग्रो एज शुगरकेन बट टाइप ए कुड नॉट। यानी आपको यहाँ पे कहा गया है कि टाइप बी कटिंग्स जो है वो शुगरकेन के रूप में क्यों ग्रो कर पाए एंड टाइप ए कटिंग क्यों नहीं कर पाए। तो आंसर में लिखेंगे टाइप बी कटिंग्स वर एबल टू ग्रो बिकॉज दे हैड नोड्स बड्स प्रेजेंट। दिस बड्स कंटेन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू व्हिच हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ न्यू प्लांट्स। देखिए जो टाइप बी कटिंग है ना वो इसीलिए ग्रो कर पाया क्योंकि उसमें नोड्स या फिर हम लोग कह सकते हैं बड्स प्रेजेंट थे। ये जो बड्स थे ना उसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है जो कि न्यू प्लांट्स के ग्रोथ में हेल्प करते हैं। वहीं पे टाइप ए कटिंग्स डिड नॉट हैव बड्स सो नो न्यू ग्रोथ कुड ऑकर। वहीं पे टाइप ए कटिंग जो था उसमें किसी प्रकार का कोई बड नहीं था तो कोई नया ग्रोथ वहां पे नहीं हो पाता है। इसमें दूसरा देखिए, दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, व्हाट डिफरेंस वाज प्रेजेंट इन टाइप बी कंपेयर टू टाइप ए। यानी कि टाइप बी और टाइप ए में क्या डिफरेंस था वो आपको यहाँ पे बताना है। सो आंसर में लिखेंगे टाइप बी कटिंग्स हैड नोड्स विद बड्स आल्सो कॉल्ड आईज व्हेयरएज टाइप ए कटिंग्स डिड नॉट हैव दिस बड्स। देखिए टाइप बी कटिंग में क्या था कि नोड्स थे बड्स के साथ, यानी कहने का मतलब है इसको आसान भाषा में आईज भी कहा जाता है। वहीं पे जो टाइप ए कटिंग्स थे ना उसमें ये बड्स नहीं थे। दिस बड्स कंटेंट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू व्हिच हैज एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स रिस्पांसिबल फॉर ग्रोथ। और ये जो बड्स प्रेजेंट होते हैं ना इसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है जो कि ग्रोथ के लिए रिस्पांसिबल होता है। किसी भी प्लांट को ग्रो करना है तो उसके लिए उसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन टाइप ए कटिंग में ऐसा नहीं था।
इसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन में बोला गया है व्हाट ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट वाज मेड टू डिटरमाइन वेदर दिस चेंज हैड एन इफेक्ट। यहाँ पे आपको कहा गया है कि क्या ऑब्जर्वेशन हुआ इस पूरे एक्सपेरिमेंट का, ऐसा आपसे यहाँ पे पूछा गया है। एंड जो चेंज किया गया था यानी कि जो टाइप ए कटिंग लिया गया था और टाइप बी कटिंग जो लिया गया था उससे कुछ प्रभाव पड़ा या फिर नहीं पड़ा, अलग अलग लेने से कोई प्रभाव पड़ा या फिर नहीं। सो आंसर में लिखेंगे द ऑब्जर्वेशन वाज वेदर द कटिंग्स स्प्राउटेड एंड डेवलप्ड इनटू न्यू प्लांट्स। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या था, ऑब्जर्वेशन ये था कि जो कटिंग्स लिए गए हैं वो अंकुरित होकर के न्यू प्लांट्स में डेवलप हो पाएंगे या फिर नहीं हो पाएंगे। टाइप बी शोड स्प्राउटिंग एंड ग्रोथ व्हाइल टाइप ए डिड नॉट। और यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला, यहाँ पे देखने को ये मिला कि टाइप बी में स्प्राउटिंग होता है, टाइप बी जो है वो अंकुरित होता है और ग्रोथ शो करता है, लेकिन टाइप ए में हमें किसी प्रकार का कोई स्प्राउटिंग दिखाई नहीं देता है। इसके बाद देखिए फोर्थ क्वेश्चन, इसमें क्या बोला गया है व्हाट पैरामीटर्स शुड बी कीप्ट द सेम फॉर बोथ टाइप्स ऑफ कटिंग्स टू एंश्योर अ फेयर कंपैरिजन। यहाँ पे आपको बोला गया है कि किस किस पैरामीटर को हमें दोनों के लिए सेम रखना चाहिए ताकि एक फेयर कंपैरिजन हो पाए, एक सही कंपैरिजन हो पाए कि हाँ बाकी सारे कंडीशन सेम होने के बावजूद हमें इन दोनों में ऐसे अंतर दिखाई दिए हैं। तो आंसर में लिखेंगे टू एंश्योर अ फेयर टेस्ट द फॉलोइंग शुड बी कीप्ट द सेम, यानी कि फेयर टेस्ट के लिए हमें इन सारी चीजों को सेम रखना चाहिए। पहला सेम सॉइल टाइप, दोनों को हम लोग एक ही तरह का सॉइल दे, उसमें कोई अंतर नहीं करे। दूसरा सेम अमाउंट ऑफ वाटर, जितना हम पहले को पानी दे रहे हैं उतना ही हम दूसरे को भी पानी दे। सेम सनलाइट एक्सपोजर, दोनों को सेम सनलाइट में हम लोग रखें, ऐसा हम नहीं करें कि किसी एक कटिंग को हम लोगों ने सनलाइट में रख दिया है दूसरे कटिंग को हम रूम में रख दिए हैं, नहीं, दोनों को हमें सेम सनलाइट का एक्सपोजर देना है। इसके बाद सेम टेम्परेचर एंड इन्वायरमेंट, हमें दोनों को सेम टेम्परेचर देना है, इन्वायरमेंट भी दोनों के लिए सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है एक को हम लोगों ने गर्म इन्वायरमेंट दिया है और एक को हम लोगों ने कोल्ड इन्वायरमेंट दिया है। सेम साइज लेंथ ऑफ कटिंग, और हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि जो कटिंग्स हम काट रहे हैं ना उसका साइज या फिर लेंथ हम लोग कह सकते हैं वो सेम होना चाहिए, तभी हम लोग कहेंगे कि हाँ सारे पैरामीटर्स को सेम रखने पर ये अंतर देखने को मिला है। ओके, तो ये सारी चीजें बच्चों आप लोग इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद आ जाइए 11th क्वेश्चन में। 11th क्वेश्चन में बोला गया है ड्यूरिंग द डिस्कशन इन क्लास रोहन गिव्स अ स्टेटमेंट दैट अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शंस, but Rajiv counter argues that this is true in case of simple tissues but little different in case of complex tissues. Provide your explanation in view of the discussion in class. यहाँ पे आपको कहा गया है कि क्लास में डिस्कशन के दौरान रोहन एक स्टेटमेंट देता है, और स्टेटमेंट कैसा देता है, क्या बोलता है, ध्यान से सुनिएगा। वो कहता है कि टिश्यू जो है वो सिमिलर सेल्स का ग्रुप है, एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि गुच्छा है जो एक ही जैसे फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे होते हैं। ओके, लेकिन राजीव इसमें आर्ग्यू करता है और वो कहता है कि सिंपल टिश्यूज के केस में ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन जब बात कॉम्प्लेक्स टिश्यूज की आती है ना उस टाइम पे ये चीज काफी अलग होता है। प्रोवाइड योर एक्सप्लेनेशन इन व्यू ऑफ द डिस्कशन इन क्लास। सो आंसर में हम लोग लिखेंगे रोहन स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर सिंपल टिश्यूज बट राजीव इज ऑल्सो करेक्ट फॉर कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। देखिए रोहन का स्टेटमेंट जो है ना वो सिंपल टिश्यूज के लिए तो बिल्कुल सही है, लेकिन राजीव का स्टेटमेंट भी कॉम्प्लेक्स टिश्यूज के लिए सही है। देखिए यहाँ पे रोहन जो कह रहा है वो बात तो सही है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ सिंपल टिश्यूज के लिए सही है, लेकिन राजीव जो कह रहा है वो सिंपल टिश्यूज के लिए भी सही होता है, उसके साथ साथ कॉम्प्लेक्स टिश्यूज के लिए भी सही होता है। सिंपल टिश्यूज लाइक पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा आर मेड अप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म द सेम फंक्शन। देखिए जो सिंपल टिश्यूज होते हैं जैसे कि पेरेन्काइमा हो गया, कोलेनकाइमा हो गया, स्क्लेरेन्काइमा हो गए, वो एक ही टाइप के सेल से मिलकर के बने हुए होते हैं एंड एक ही जैसा फंक्शन वो परफॉर्म करते हैं। वहीं पे आगे देखिए कॉम्प्लेक्स टिश्यूज लाइक जाइलम एंड फाइलम आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। वहीं पे जो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज है जैसे कि जाइलम हो गए, फाइलम हो गए, ये जो है ना अलग अलग तरह के सेल से बने हुए होते हैं और सभी सेल्स का जो काम होता है वो अलग अलग टाइप का होता है, लेकिन सभी लोग मिल करके एक ही कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। ये चीज आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जाइलम हैज वेसल्स, ट्रेकाइट्स, फाइबर्स एंड पेरेन्काइमा, फाइलम हैज सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स एक्सेट्रा। ये आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए 12th क्वेश्चन क्या बोला गया है कोकोनट हस्क फाइबर्स आर यूज्ड फॉर मैट्स व्हिच आर टफ एंड फाइबरस व्हिच टिश्यू हैज स्ट्रक्चरल फीचर्स सुटेबल फॉर प्रोवाइडिंग दिस स्ट्रेंथ एक्सप्लेन व्हाई लिविंग पेरेन्काइमा कुड नॉट सर्व द सेम पर्पस। यहाँ पे आपको कहा गया है कि जो कोकोनट हस्क फाइबर्स होते हैं, यानी कहने का मतलब है कि जो नारियल का छिलका होता है उसमें जो रेशा लगा हुआ होता है ना उसको मैच बनाने के लिए, यानी कि चटाइयों को बनाने के लिए या फिर हम लोग कह सकते हैं कि रस्सियों को बनाने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है, जो बहुत ज्यादा ही मजबूत होते हैं। तो यहाँ पे आगे आपसे पूछा गया है कि ऐसा कौन सा टिश्यू है जो इस प्रकार का स्ट्रेंथ उन्हें प्रोवाइड करवाता है, यानी कि किस टिश्यू की वजह से उनमें इतनी ज्यादा ताकत होती है, ऐसा आपको पूछा गया है। एक्सप्लेन व्हाई लिविंग पेरेन्काइमा कुड नॉट सर्व द सेम पर्पस। और आपको ये भी यहाँ पे कहा गया है इस टाइप का जो स्ट्रेंथ है वो लिविंग पेरेन्काइमा क्यों प्रोवाइड नहीं कर सकता है, ये भी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो चलिए आंसर देखते हैं। आंसर में लिखेंगे कोकोनट हस्क फाइबर्स आर मेड ऑफ स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू। देखिए नारियल का जो छिलका होता है उसमें जो रेशा लगा हुआ होता है ना वो स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू से
बना हुआ होता है। किससे बना हुआ होता है? स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू से बना हुआ होता है। स्क्लेरेन्काइमा सेल्स आर डेड विथ थिक लिग्निफाइड सेल वॉल्स। देखिए जो स्क्लेरेन्काइमा सेल्स होते हैं ना वो मरे हुए होते हैं एंड उसमें लिग्निन भी होता है। दे प्रोवाइड ग्रेट स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी एंड इसी की वजह से वो बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं एंड कठोर होते हैं, मेकिंग देम सुटेबल फॉर मैट्स एंड रोप, जिसके चलते उन्हें चटाई बनाने के लिए, रस्सियों को बनाने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। ओके, अब आगे देखते हैं व्हाई नॉट पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा क्यों नहीं होता है? तो देखिए पेरेन्काइमा सेल्स आर लिविंग विथ थिन सेल वॉल्स। देखिए जो पेरेन्काइमा सेल्स होते हैं ना वो जिंदा सेल्स होते हैं एंड उनके जो सेल वॉल्स होते हैं वो काफी ज्यादा पतले होते हैं। दे आर मेनली फॉर स्टोरेज एंड बेसिक फंक्शंस नॉट फॉर स्ट्रेंथ। देखिए वो जो पेरेन्काइमा सेल्स होते हैं मेनली वो स्टोरेज के लिए होते हैं एंड बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए होते हैं, स्ट्रेंथ यानी कि मजबूती देने के लिए नहीं होते हैं। हेंस दे कैन नॉट प्रोवाइड टफनेस लाइक स्क्लेरेन्काइमा एंड इसी की वजह से वो स्क्लेरेन्काइमा जैसा टफनेस प्रोवाइड नहीं करवा पाएंगे। ओके, अब आगे देखिए 13th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन में बोला गया है विभा क्लेम्स टू हर फ्रेंड नेहा दैट मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर लोकेटेड ओनली एट द रूट एंड शूट एपिसेस। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस स्टेटमेंट? व्हाट क्वेश्चन कैन नेहा आस्क विभा टू हेल्प हर अंडरस्टैंड फर्दर इफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? अब क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि विभा जो है अपनी फ्रेंड नेहा को कहती है कि जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ रूट के और शूट के टॉप पर होते हैं, शीर्ष पर होते हैं, यानी कि ऊपर वाले हिस्से पे होते हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस स्टेटमेंट? आप इस स्टेटमेंट के बारे में क्या सोचते हैं? और आगे आपको ये भी पूछा गया है कि नेहा विभा से क्या क्या क्वेश्चंस पूछ सकती है ताकि वो विभा को समझा पाए कि उसने जो स्टेटमेंट दिया है, उसने जो बात कही है वो गलत है। ऐसा समझाने के लिए वो क्या क्या पूछ सकती है। सो आंसर में हम लिखेंगे विभाज स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। विभा ने जो स्टेटमेंट दिया है वो बिल्कुल ही गलत है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर नॉट ओनली प्रेजेंट एट द रूट एंड शूट एपिसेस एपिकल मेरिस्टम, दे आर फाउंड इन 3 मेन रीजन्स इन प्लांट। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है कि विभा का स्टेटमेंट जो है वो गलत है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ रूट और शूट के शीर्ष में नहीं पाए जाते हैं, वे मेनली 3 रीजन्स में पाए जाते हैं। प्लांट में मेनली वो 3 रीजन्स में देखने को मिलते हैं। पहला है एपिकल मेरिस्टम एट रूट एंड शूट टिप्स फॉर इंक्रीज इन लेंथ। सबसे पहले वो हमें एपिकल मेरिस्टम में देखने को मिलते हैं, जो रूट और शूट का जो टिप्स होता है, ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वहां पे देखने को मिलता है सबसे पहले, ताकि उसका जो लेंथ है वो बढ़ता चला जाए, पौधा का लेंथ जो है वो बढ़ता चला जाए। दूसरा वो इंटरकैलरी मेरिस्टम में मिलते हैं। इंटरकैलरी मेरिस्टम का क्या मतलब हुआ कि जो इंटरनोड्स होते हैं, जो लीव्स होते हैं, उसके बेस पे मिलता है, जो कि रीग्रोथ में मदद करता है, जैसे कि ग्रासेस का एग्जांपल आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं। तीसरा है लेटरल मेरिस्टम, वो लेटरल मेरिस्टम में भी देखने को मिलते हैं अलोंग द साइड्स ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स फॉर इंक्रीज इन थिकनेस। जो स्टेम और जो रूट्स होते हैं उसके साइड में भी हमें मेरिस्टेमेटिक सेल्स देखने को मिलते हैं। उससे क्या होता है, उससे थिकनेस इंक्रीज होता है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ टिप पे ही देखने को मिलता है। जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स है ना वो लगभग सभी जगह, मेनली 3 जगह पाए जाते हैं, वो यहाँ पे बता दिया गया है। ओके, सो विभा हैज मेंशन ओनली एपिकल मेरिस्टम एंड इग्नोर द अदर 2 टाइप्स। तो यहाँ पे विभा ने क्या किया है, वो सिर्फ और सिर्फ एपिकल मेरिस्टम को ही मेंशन किए कि हाँ एपिकल मेरिस्टम में देखने को मिलता है, और बाकी के जो 2 टाइप्स थे वो उसने मिस कर दिए थे, तो वो हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। अब नेहा क्या पूछ सकती है, आर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट ओनली एट द टिप्स ऑफ प्लांट्स और कैन दे आल्सो बी फाउंड इन अदर पार्ट्स लाइक द साइड्स ऑफ स्टेम्स और एट द बेस ऑफ लीव्स? नेहा पूछ सकती है कि क्या जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है क्या वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के टिप में ही प्रेजेंट होते हैं या फिर वो दूसरे पार्ट्स में भी मौजूद होते हैं, जैसे कि स्टेम में, स्टेम के साइड में, लीव्स के बेस में, क्या वो वहां पे भी मौजूद होते हैं या फिर नहीं होते हैं? वो ये चीज यहाँ पर पूछ सकती है। ओके, इसके बाद आता है 14th क्वेश्चन। इसमें बोला गया है ए प्लांट सेल एंड एन एनिमल सेल आर ऑफ द सेम साइज, व्हिच सेल विल हैव लार्जर वैक्यूल, गिव रीजंस। यहाँ पे आपको कहा गया है कि एक प्लांट और एनिमल सेल जो है ना वो एक ही साइज के हैं, उनका जो साइज है वो बिल्कुल सेम है। तो पहले क्वेश्चन में आपको कहा गया है विच सेल, यानी कि कौन सा सेल ऐसा होगा जिसमें वैक्यूल बड़ा होगा, तो आपको यहाँ पे रीजन देना है कि आखिर ऐसा क्यों होगा। सो आंसर में लिखेंगे द प्लांट सेल विल हैव अ लार्जर वैक्यूल, जो प्लांट सेल होगा उसमें बड़ा वैक्यूल होगा। रीजन क्या है, प्लांट सेल्स यूजुअली हैव अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल दैट ऑक्यूपाइज मोस्ट ऑफ द सेल। देखिए जो प्लांट सेल्स होते हैं ना उसमें बेसिकली बहुत बड़ा वैक्यूल होता है, बीच में बहुत बड़ा वैक्यूल होता है जो पूरे सेल का ज्यादातर हिस्सा जो है वो ऑक्यूपाई कर लेता है। इट हेल्प्स इन, अब ये मदद किस किस चीज में करता है वो देखिए, स्टोरेज ऑफ वाटर, फूड एंड वेस्ट। देखिए प्लांट का जो भी, प्लांट के पास जो भी वाटर की नीड्स होती है, जो भी वाटर प्लांट्स रखता है अपने पास, वो इन्हीं वैक्यूल्स में रखता है, अपना खाना भी इसी में रखता है, एंड जो भी वेस्ट प्रोड्यूस होता है वो भी इसी में रखता है। दूसरा है मेंटेनिंग टर्गर प्रेशर, कीप्स द प्लांट अपराइट एंड फर्म। देखिए टर्गर प्रेशर को भी मेंटेन करता है जिससे प्लांट जो है वो सीधा रहता है, मजबूत रहता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट हम लोग लिखेंगे एनिमल सेल्स आइदर हैव स्मॉल वैक्यूल्स और नन एज दे डू नॉट नीड टू मेंटेन रिजिडिटी लाइक प्लांट्स। जो एनिमल के सेल्स होते हैं ना उसमें जो वैक्यूल होता है वो या तो छोटा होता है या तो होता ही नहीं है, क्योंकि प्लांट्स के जैसा उन्हें रिजिडिटी की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें अपने आप को उतना मेंटेन करने
करने की आवश्यकता नहीं होती है, जिसके चलते उसमें वैक्यूल नहीं होता है। इसके बाद इसमें देखिए दूसरा क्या बोला गया है, व्हाट अजम्पशंस आर यू मेकिंग टू आंसर द क्वेश्चन अबव। अब ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आप क्या क्या अजम्पशन मान करके चले हैं वो आपको बताना है। इसके आंसर में लिखेंगे द फॉलोइंग अजम्पशंस आर मेड। फर्स्ट, बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स आर फुली डेवलप्ड एंड इन नॉर्मल कंडीशन। हम ये मान करके चल रहे हैं कि प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल, दोनों ही फुली डेवलप हो चुके हैं एंड हम इनको नॉर्मल कंडीशन में रखे हुए हैं और उसी में हम लोग टेस्ट कर रहे हैं। इसके बाद दूसरा है द प्लांट सेल इज अ टिपिकल सेल विथ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। हम ये भी मान करके चल रहे हैं कि जो प्लांट सेल हम लोगों ने लिया है ना उसमें एक बड़ा सा वैक्यूल है। द एनिमल सेल कंटेन्स स्मॉल और नेग्लिजिबल वैक्यूल्स। हम ये मान रहे हैं कि जो एनिमल सेल है ना उसमें छोटा या फिर वैक्यूल है ही नहीं। चौथा और लास्ट हम लोगों ने यहाँ पर अजम्पशन लिया है ऑल्दो बोथ सेल्स आर ऑफ द सेम साइज देयर इंटरनल स्ट्रक्चर्स डिफर। हम लोग ये मान करके चल रहे हैं कि दोनों सेल्स भले ही सेम साइज के हो लेकिन फिर भी उनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होना चाहिए, वो अलग अलग होना चाहिए। ये सारे अजम्पशंस हम लोगों ने बनाए हुए हैं, तभी हम लोग जो है पहले का आंसर किए हैं। तो ये बच्चों आप लोग यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद देखिए 15th क्वेश्चन, इसमें आपको क्या बोला गया है, ए टेक्स्ट बुक स्टेट्स ईच प्लांट टिश्यू परफॉर्म्स ओनली वन स्पेसिफिक फंक्शन। व्हाट क्वेश्चंस वुड यू आस्क टू क्रिटिकली एग्जामिन द करेक्टनेस ऑफ दिस स्टेटमेंट। यहाँ पे आपको कहा गया है कि टेक्स्ट बुक के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि एक प्लांट टिश्यू जो होता है ना वो किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन को ही परफॉर्म करता है, ऐसा यहाँ पे टेक्स्ट बुक में कहा गया है। तो क्या क्या क्वेश्चन आप पूछ सकते हो ताकि आप इस स्टेटमेंट के करेक्टनेस को जांच पाओ, यानी कि ये स्टेटमेंट सही है या फिर नहीं, उसको चेक करने के लिए आप क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हो। What examples of tissues would you take to find out the answers to these questions? यहाँ पे आपको कहा गया है कि आप किस टाइप के टिश्यू का एग्जांपल लोगे इन क्वेश्चन के आंसर्स को ढूंढने के लिए। सो आंसर में हम लिखेंगे वी कैन आस्क, यानी कि हम क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पहला, डू ऑल टिश्यूज परफॉर्म ओनली वन फंक्शन और कैन दे हैव मल्टीपल रोल्स, यानी कि क्या सारे टिश्यूज जो है वो एक ही फंक्शन को परफॉर्म करते हैं या फिर सबका अपना अलग अलग मल्टीपल रोल्स हो सकता है। कैन अ सिंगल टिश्यू प्रोवाइड बोथ सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट, क्या सिर्फ और सिर्फ एक ही टिश्यू सपोर्ट भी प्रोवाइड करवा सकता है, क्या सपोर्ट भी दे सकता है एंड ट्रांसपोर्टेशन का भी काम कर सकता है। तीसरा, डू लिविंग टिश्यूज आल्सो हेल्प इन स्टोरेज अलोंग विद अदर फंक्शंस, जो लिविंग टिश्यूज होते हैं वो स्टोरेज में तो हेल्प करते हैं, क्या और भी दूसरे काम में वो हेल्प कर पाएंगे। चौथा, आर कॉम्प्लेक्स टिश्यूज मेड ऑफ डिफरेंट सेल्स परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शंस टुगेदर, और हम लोग यहाँ पर ये भी पूछ सकते हैं जो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज होते हैं वो अलग अलग सेल से मिलकर के बने हुए होते हैं जो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, क्या ये बात सही है। देखिए लास्ट क्वेश्चन से ना बिल्कुल सारी चीजें जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। तो ये 4 क्वेश्चंस हम लोग पूछ सकते हैं। एग्जांपल्स टू टेस्ट दिस आइडिया, इस आइडिया को टेस्ट करने के लिए हम लोग क्या क्या एग्जांपल दे सकते हैं। पहला हम लोग एग्जांपल दे सकते हैं जाइलम का, जो क्या करता है, जो वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है, उसके साथ साथ मैकेनिकल सपोर्ट देता है। तो यहाँ पे देखिए ऐसा तो नहीं कि सिर्फ और सिर्फ एक ही फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, एक तो ये वाटर मिनरल भी ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहा है, उसके साथ साथ ये मैकेनिकल सपोर्ट भी दे रहा है। दूसरा हम लोग दे सकते हैं फाइलम का एग्जांपल, ट्रांसपोर्ट्स फूड, ये फूड ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, ऑल्सो हेल्प्स इन स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, उसके साथ साथ ये स्टोरेज में भी हेल्प करता है और डिस्ट्रीब्यूशन में भी हेल्प करता है। तीसरा है पेरेन्काइमा, स्टोरेज ऑफ फूड ऑल्सो डज फोटोसिंथेसिस, देखिए जो पेरेन्काइमा है ना वो फूड का भी स्टोरेज करता है और अगर उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है तो वो फोटोसिंथेसिस भी करता है। लास्ट हम लोग लिखेंगे कोलेनकाइमा के बारे में। कोलेनकाइमा जो है वो सपोर्ट भी देता है, उसके साथ साथ वो फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है प्लांट्स को। तो ये 4-5 तरह की चीजें बच्चों आप लोग लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आकर के बच्चों आपका जो लास्ट क्वेश्चन था इस चैप्टर का वो भी कंप्लीट हो गया। तो बच्चों इसी के साथ वीडियो पूरा हो गया। आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आज हम लोगों ने एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट कर लिया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा ना तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे आप लोगों को क्लास 9 के लिए पूरा कंटेंट पढ़ाया जाएगा। हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।